देखें जी, ये आपकी ग्राउंड्स हैं 7-11 की कि यहाँ पे कोर्ट लाजमी आपका जो सूट है वो डिसमिस करेगी, लाजमी सूट डिसमिस करेगी और रिजेक्ट करेगी। कब? ये फल ग्राउंड बताई गई है, ठीक है। ये ग्राउंड बताई गई है कि आपका वो कहता है कि वेयर अकाउंट वेयर इट डज, आपका जो प्लेंट है वो डिस्क्लोज नहीं करती काज ऑफ एक्शन, मतलब आपके काज ऑफ एक्शन ही नहीं बनती, आपकी काज ऑफ एक्शन ही नहीं बनती, तो फिर वहाँ पे आपका जो सूट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम अप्लीकेशन भी 7-11 की देते हैं, जब दावा दायर होता है तो डिफेंडेंट आके अप्लीकेशन देता है 7-11 की कि जी ये इनका दावा खारिज किया जाए इन ग्राउंड्स पे, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि वेयर द रिलीफ इज क्लेम रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यू। अगर आपका रिलीफ जो है वो आपने अंडर वैल्यू किया है, जब सपोज के 1 एकड़ है, 1 एकड़ की वैल्यू 30 लाख है, आपने 3 लाख लिख दिया है तो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। कोर्ट आपको एक मौका देगी कि आप अपना जो वैल्यू है रिलीफ मतलब अपना क्लेम की या सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू करेक्ट करें, ठीक है। क्या करेंगे? करेक्ट करें। अगर विद इन टाइम नहीं करते तो फिर वो ग्राउंड होगी, सॉलिड ग्राउंड होगी आपके प्लेंट रिजेक्ट होने की। थर्ड वन कहता है आपका कि वेयर क्लेम इज प्रॉपरली वैल्यूड। क्लेम तो सॉरी रिलीफ जो है वो तो आपका प्रॉपरली वैल्यूड है, लेकिन आपने जो कोर्ट फीस लगाया वो विद इन मतलब प्रॉपर नहीं लगाया, कोर्ट फीस आपने प्रॉपर नहीं लगाया, तो उस सूरत में आपका कोर्ट आपको रिक्वेस्ट करेगी, मतलब एक वार्निंग देगी, ठीक है। कोर्ट टू सप्लाई दी रिक्विजिट स्टाम्प पेपर। कोर्ट आपको कहेगी कि जी आप प्रॉपर कोर्ट फीस लगाएं और आपको टाइम दे देगी कि हफ्ता, महीना, 2 महीने जो भी है। देखिए अगर उतनी देर तक नहीं करते तो फिर वो भी आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बेहतरीन ग्राउंड होगी, ठीक हो गया। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की वो बेहतरीन ग्राउंड होगी। आगे वो कहता है कि fourth one, where suit appear to be from the statement in the plan to be barred by any law। law ने जिसको बार किया है, ठीक है, वो भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अब ये बार बाई लॉ ये वास्ट टर्म है, सिर्फ आपका टाइम बार नहीं है, बाकी भी बार कुछ सूट्स बार्ड हैं, जैसे आपका एलियन एनिमी है वो भी आपका सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। आपका सेक्शन 8345 इस तरह वो हैं सेक्शंस, ठीक है। एलियन एनिमी आपका सूट फाइल नहीं कर सकता, वो भी बार्ड बाई लॉ है, वो कंडीशनल बार्ड है कि जी वो पहले परमिशन लेगा फेडरल गवर्नमेंट से, ठीक है। या आपका टाइम बार्ड है या कोई और लॉ की तरफ से बार्ड है तो वो आपका सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका सेक्शन 11-9 में भी बताया गया है जी, आपका सिविल कोर्ट तो हर किस्म के सूट को ट्राई कर सकती है, ठीक है, जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है? हाँ, ऐसे सूट जिनको कोर्ट ने मतलब लॉ ने बार किया है, ऐसे सूट को वो सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती, ठीक है। 4 ग्राउंड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, काज ऑफ एक्शन, और उसके अलावा जब क्लेम या रिलीफ जो है वो अंडर वैल्यूड हो तो कोर्ट कहेगी कि प्रॉपर वैल्यू करो। अगर कोर्ट वो प्रॉपर वैल्यूड है लेकिन उस पे आपने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई देन, या कोई बार बाई लॉ है तो, ठीक है। अब कोर्ट ने एक दावा रिजेक्ट किया तो उसका आगे क्या प्रोसीजर होगा? कहता है वेयर प्लेनेट इज रिजेक्टेड कोर्ट शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद रीजन ऑफ सच ऑर्डर। कोर्ट कोई भी ऑर्डर लिखती है तो रीजन लाजमी लिखती है, कोई भी ऑर्डर लिखती है, कोई भी डिसीजन देती है तो कोर्ट रीजन लाजमी देती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जी कोर्ट ने सपोज के काज ऑफ एक्शन पे किया तो कोर्ट लिखेगी कि जी उसकी काज ऑफ एक्शन कैसे नहीं बनती थी, ठीक है। उसकी काज ऑफ एक्शन कैसे नहीं बनती थी, जैसे दावा उन्होंने मैडम नईमा साहबा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है शुएब साहब से 15 लाख की, और शुएब साहब ने कहा कि जी मैं आज है सितंबर में बना दूंगा आपके नाम करवाऊंगा रजिस्ट्री दिसंबर में 12वें महीने। अब ये मैडम चल के 11वें महीने दावा कर देती है तो 11वें महीने तो इनके पास कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है,
तो कोर्ट रीजन लिखेगी कि कैसे इनकी काज ऑफ एक्शन नहीं बनती। ठीक है, काज ऑफ एक्शन तो वो दिसंबर में रोज होनी थी जब उनने बड़े दिसंबर में रिफ्यूज करना था। तो ये है काज ऑफ एक्शन। आगे कहता है जी वेयर द रिजेक्शन प्लेंट rejection of plaint not preclude for presentation of fresh suit। आप कहता है कि सेम काज ऑफ एक्शन पे आप नया दावा दायर कर सकते हैं। ठीक है, सेम काज ऑफ एक्शन पे नया दावा दायर कर सकते हैं। आपके पास कोई आपका रिजेक्शन पे सपोज के आप दावा दायर कर सकते हैं सेम ग्राउंड्स ऑफ एक्शन पे। हाँ, ला ये कहता है जो अभी 19-20 की अमेंडमेंट आई है वो ये कहती हैं कि जी अगर वो ऐसा करेगा, ठीक है, तो आपका वो ऐसा करेगा मतलब एक आपका सूट रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट टाइम बार से मतलब प्ली हुई है कि आपका सूट टाइम बार था तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया है। तो जब कोर्ट टाइम बार पे रिजेक्ट करेगी फिर दोबारा वो नया दावा दायर नहीं कर सकते। हाँ, बाकी कोर्ट फीस पे करती है, अंडर वैल्यू पे करती है तो फिर आप नया दावा दायर कर सकते हैं। काज ऑफ एक्शन पे करते हैं तो नया दावा दायर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका हुआ है टाइम बार्ड तो फिर आप नया दावा दायर नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट बताती है लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि 2020 में हुई है, 2018 की अमेंडमेंट है। आगे कहता है द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हियर एंड बिफोर मेंशन shall not its own force preclude from the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of same cause of action। कि जी आपको अगर आपका दावा रिजेक्ट हो गया तो आपको नहीं रोकता कि जी आप प्लेंट ना कर दें, आप दावा दायर कर दें। मतलब दावा दायर करने से आपको नहीं रोका जाता, आप दावा दायर कर सकते हैं, आप दावा दायर कर सकते हैं। आगे जी 7-14। ठीक है, ये है जी आपका डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन, जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये रूल 13 में जी आप मैडम। सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो है वो फ्रेश प्लेन दायर कर सकते हैं, तो जी, सर उसमें ग्राउंड्स डिफरेंट लेना जरूरी तो नहीं है ना कि ग्राउंड भी डिफरेंट हो। ग्राउंड से मुराद मैडम क्या ले रही हैं आप? तो जैसे अब हम लोगों की कोई प्लेंट अगर जिस तरह फौरन से दावा हमारा खारिज हो जाता है, ठीक है, हम फ्रेश ग्राउंड्स के साथ दोबारा दावा दायर कर देते हैं ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें इस तरह होता है कि इसमें भी फ्रेश ग्राउंड्स जरूरी होते हैं या सिर्फ डायरेक्ट आप जो है वो नहीं नहीं जिस तरह कोर्ट फेस थी नहीं और वो नहीं, जी जी सही करें करें, कंप्लीट करें आप क्वेश्चन। अब जैसे हम कोर्ट फी है अगर वो हम लोग लगा देते हैं, मतलब हम नया फ्रेश दावा करते हैं, पहली हेयरिंग पे कोर्ट फी लगा देते हैं, तो हम लोग के पास है क्योंकि वो जो है वो मेरिट पे डिसमिस नहीं हुई क्योंकि पार्टीज को नहीं सुना गया, कोर्ट फी की वजह से किया है। तो ये कि कोई फ्रेश ग्राउंड के साथ भी हम कर सकते हैं अगर प्लेंट रिजेक्ट हुई है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सर टाइम बार्ड ही हुआ है। अब जिस तरह हमारे पास बाजू का हम कॉन्डिनेशन ऑफ डिले ले लेते हैं ना, अब हम्म कुछ इस तरीके से फ्रेश ग्राउंड बन गया है कि हमारी लिमिटेशन खत्म हो गई है, मतलब लिमिटेशन को हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया है हम, तो सिर्फ वो एक, बन सकता है रीजन कि आप नई फ्रेश प्रिंट ट्राई कर सकते देखिए मैडम, आप ना आप आपके जहन में मेरा ख्याल है कि जी बेल, बेल आपकी डिसमिस हो गई तो आपने बेल फ्रेश फाइल करनी है फ्रेश ग्राउंड्स पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको फ्रेश ग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपका सपोज के आपका दावा चल रहा था, आपको कोर्ट ने कहा कि जी अ, आपने कोर्ट फीस लगानी है। ठीक है, 1/1/2020 को आपने कोर्ट फीस लगानी है, कति आखिरी मौका है, आप नहीं लगाते फिर आपको मजीद एक 15 दिन दे देते हैं। 15/1/2020 को आपने कोर्ट फीस लगानी है, 15/1/2020 को आप कोर्ट फीस नहीं लगाते तो फिर कोर्ट आपका कोर्ट फीस इसी 711 में खारिज कर देता है कि ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस। आप कोर्ट फीस नहीं देते तो आपको डिसमिस कर देते, तो बाद में आप नई कोर्ट फीस लगा के सेम ग्राउंड पे आप दावा दायर कर सकते हैं। काज ऑफ एक्शन तो वही सेम होगी ना कि सपोज के आपने आपने मैडम शाजिया से एक एक गाड़ी खरीदी है, 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, 8 लाख दे दिया, 2 लाख अभी देने हैं।
ठीक है, आपने कोर्ट फीस नहीं लगाई, आपका दावा खारिज हो गया है, तो ग्राउंड तो आपकी वही होंगी जो कि आपने कहा, आपने कहना कि जी मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 2 लाख 8 लाख दे दिया, बाकी 2 लाख रहता है, वो मैंने देना है, बाकी कोर्ट फीस मैंने पहले नहीं लगाई थी, अब मैं कोर्ट फीस लगाने को तैयार हूँ। तो कोर्ट आप दोबारा फ्रेश दावा सूट फाइल कर सकते हैं। उसमें इसी दावे में आपके क्या फ्रेश ग्राउंड्स होंगी वो मुझे बताएं, क्या आपके जहन में आ रहा है? सर फ्रेश ग्राउंड मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक आया ना कि जैसे हम लिमिटेशन जब सब है ना, क्या आप कह रहे फोर्थ वाला कि अगर टाइम बार्ड हो गए तो उस सिचुएशन में आप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी तीनों सिचुएशन में हाँ, आप कर बाकी सकते हो। बाकी कर सकते हैं। तो सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा निकल आए कि हमारा वो टाइम बार्ड वाला लिमिटेशन का पीरियड जो है वो किसी तरीके से हम उसको कवर कर लें, तब नहीं कर सकते होते हम? मैडम, जो आपका टाइम बार्ड होता है ना, इसके लिए भी कोर्ट जो है एविडेंस लेती है, इसका एक इशू फ्रेम करती है, वादर द सूट इज टाइम बार्ड, और ये लगा देगी ओपीडी, डिफेंडेंट ने प्रूव करना है, प्रॉपर एविडेंस आएगी, एविडेंस के बाद कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी ये क्या विद इन टाइम है या विद इन टाइम नहीं है। जब कोर्ट की तरफ से एक आपका एविडेंस एविडेंस लेके एक स्पीकिंग जजमेंट आ जाती है, स्पीकिंग जजमेंट जब आ जाती है तो देन आप इस पे दोबारा फिर नहीं कर सकते, कि आप कहेंगे जी नहीं नहीं आपका तो दावा का क्लेम बनता था, नहीं, आप उसमें अपील में जा सकते हैं, अपील में जाके बताएंगे जी ये जो दावा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, ये गलत उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो हमारा तो टाइम बनता था, अपील में बता सकती हैं, फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकती आप, कि जी आप कहेंगे जी आप आके कोर्ट को दोबारा कहेंगे जी हमारी एविडेंस लें, हमारा तो टाइम बनता है, कोर्ट दोबारा आपकी एविडेंस नहीं लेगी, सेक्शन 11 अप्लाई करेगा। ठीक हो गया, ठीक आप से समझ आ आप गया। आप अपील में जाएंगी मैडम। सही हो गया, ठीक हम्म, हो। ठीक हो गया जी। आ गया जी, ये है जी फॉरेस्ट दस्तावेज पेश करना, ठीक है, दस्तावेज पेश करना, ये आपका एक मैंने डॉक्यूमेंट अभी था, चलें जी, एक चले मैं आपको बताता हूँ फिर आगे। कहता है वेयर a plaintiff where a plaintiff sue upon a document in his possession or power, he shall produce in court when the plaintiff is present, ठीक है। अब कहता है ये क्या है कि आप एक डॉक्यूमेंट पे आप एक दावा कर रहे हैं, ठीक है, आप रिलाय कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में है तो ही शैल, क्या वर्ड है, ही शैल प्रोड्यूस इन कोर्ट व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड, जब को प्लेंट प्रेजेंट किया जाएगा तो वो आपने दावा वो डॉक्यूमेंट साथ लगाना है, वो डॉक्यूमेंट साथ आपने लगाना है। जैसे ये आपका ये मैं आपको बताऊं कि जैसे ये दावा है, ठीक है, अब उसका ये दावा रिलाय किस पे कर रहा है, दावा उसका रिलाय कर रहा है इसी इकरारनामा बै पे, ठीक है, और ये प्लेंटिफ के कब्जे में है, तो ये उसके लिए मैंडेटरी होगा कि शेल प्रोड्यूस इन कोर्ट, शेल प्रेजेंट इन कोर्ट, कि जिस डॉक्यूमेंट पे आप रिलाय कर रहे हैं वो आपने कोर्ट में अगर आपके कब्जे में है तो वो लाजमी आपने उसके दावे के साथ लगाना है, वो लाजमी आपने दावे के साथ लगाना है, ठीक हो गया। कहता है वेयर डॉक्यूमेंट plaintiff sue upon a document in his possession, he shall produce in court when he is present, तो वो लाजमी कोर्ट में लगाएगा। आगे कहता है एंड शेल at the same time deliver the document a copy thereof filed within the plaint, ठीक है, अब वो जो डॉक्यूमेंट की कॉपी एक उसके साथ लगाएगा, दावे के साथ एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगाएगा, दावे के साथ वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगाएगा, जैसे एग्रीमेंट टू सेल है साथ लगाएगा, वो मतलब पहले में तो कहा गया कि जी वो कोर्ट में पेश करेगा, दूसरे में फिर बताया गया कि जी वो एक कॉपी दावे के साथ लगा देगा कि जी ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जैसे मेंटेनेंस का सूट है तो मेंटेनेंस में आप मांग रहे हैं मेंटेनेंस बच्चों का, तो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट आप लाजमी लगाएंगे, लाजमी,
अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो वो आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे। वो क्यों कहेंगे कि पता नहीं आप किसका बच्चा, आप कह रहे हैं कि जी आपका बच्चा है, कैसे हमें पता चलेगा? आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के आए, बेफार्म बनवा के आए, ठीक है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास हों, आपके पोजेशन में हो, तो वो आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और फाइल का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। आगे कहता है लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। ये तो वो डॉक्यूमेंट थे जो कि आपने उस टाइम पेश कर दिए, ठीक है। इसको कहते हैं फॉरेस्ट पेश करना, ठीक है, फॉरेस्ट पेश सर करना। जी सर मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम आप इतना लेट क्यों आई हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। अह, सर दरअसल वाईफाई नहीं था, तो जैसे ही मतलब लाइट सुबह से तंग कर रही थी, तो जैसे ही मैडम आया मैंने मेरे क्लास पास कर। इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास भी लाइट बिल्कुल नहीं है। मैंने मैं भी सर क्लास ले रहा हूँ। सर यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि सिम लाइट के साथ सिग्नल्स भी चले जाते हैं। इशू ये है। चले मैडम, करें, क्वेश्चन क्या है आपका? सर हम कौन सा ऑर्डर रूल पढ़ रहे हैं? ऑर्डर पढ़ रहे हैं मैडम 7 रूल 14। जी सर, बहुत ऑर्डर शुक्रिया। 14 रूल 14, ऑर्डर 7 रूल 14। आगे जी आपका देखें, वो साथ था फिर पेश करता जो हमने डॉक्यूमेंट साथ पेश करते हैं। आगे लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम रिलाई करते हैं, लिस्ट ऑफ रिलायंस, जिसको हम मुनिसरा कहते हैं, जो कि आपका मुनहिसरा, ठीक है। अब के कौन से जिस डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। कहता है व्हेन ही रिलाइज ऑन एनी डॉक्यूमेंट वेदर इन हिज पोजेशन और नॉट। अब कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपके पोजेशन में है या नहीं है, ठीक है। अब एक डॉक्यूमेंट जो कि आपके पोजेशन में नहीं होता, तो हम ऑर्डर वो सेक्शन 76 है, 76 कानून शहादत का, उसमें हम कहते हैं कि जी हम इसकी सेकेंडरी एविडेंस देंगे। हमारे ये डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है हमारे पोजेशन में नहीं है, उसका हम नोटिस भी देते हैं 77 का, जो कि QSO का 77 है, कि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम उसका एक कोर्ट को कहते हैं कि जी हम इसकी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वो कहता है कि जिस डॉक्यूमेंट पे आप रिलाई कर रहे हैं वो आपके पोजेशन में है या नहीं, उसके भी आपने लिस्ट बतानी है, ठीक है। उसकी भी आपने लिस्ट बतानी है। एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ही शैल इंटर सच डॉक्यूमेंट इन द लिस्ट टू बी एडेड आर इन नेक्स्ट इन दी प्लेट, ठीक है। तो आपने जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करना है, वो डॉक्यूमेंट्स की भी आपने लिस्ट बतानी है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, और ये भी बताना है कि जी ये वो डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में है या डिफेंडेंट के पोजेशन में है। किसके पोजेशन में है वो भी आपने बताना है। सपोज कि आपके पोजेशन में नहीं है, तो कोर्ट फिर जिसके पोजेशन में होता है उसको आप मतलब कोर्ट कहती है कि जी आप प्रोड्यूस करें। सपोज के डॉक्यूमेंट है, अब एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल जो ओरिजिनल होता है वो परचेजर के पास होता है, ठीक है। और डिफेंडेंट के जो सेलर होता है उसके पास कॉपी होती है। सपोज के ओरिजिनल जो है वो मतलब सेलर के पास है, डिफेंडेंट के पास है, तो ये दावा करेगा, तो वो बताएगा, रिलायंस में लिखेगा कि जी ये मेरा पास ओरिजिनल मेरे के पास डॉक्यूमेंट था जो कि मेरे अब नहीं है, वो मतलब एग्रीमेंट टू सेल मेरे पास नहीं है, ये है डिफेंडेंट के पास, ठीक है। तो इसकी मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूँ, तो कोर्ट उनको अलाउ करेगी कि सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं ये रिलायंस की, ये है जी आपका लिस्ट ऑफ रिलायंस, ये फर्दर पता होता है। और ये है, ये ऑर्डर 14 रूल 17 का, ये हम जो पढ़ रहे हैं यही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 14 कि जी आप जो डॉक्यूमेंट्स हम पेश कर रहे हैं, ठीक है, जो हम डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं या जिस पे हम रिलायंस करेंगे, जो बाद में हम पेश करेंगे, वो ये है कि जी जो इश्यूज फ्रेम में करने के बाद जो हमें ज़रूरत पड़ी हम वो बाद में दे देंगे,
ठीक है, मुताबिक 13 रूल 13 आर्डर 13 रूल 1 का भी एक लिस्ट होती है जिसको हम पेश करदा कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट पे जो उस वक्त पेश किए गए और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो कि हम बाद में रिलायंस जिस पे रिलायंस करते हैं वो पेश करते हैं, वो भी हम कोर्ट को बताते हैं। आ गया जी आपका, वो भी हम पेश करेंगे। आगे कहता है आगे कहता है स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिव पोजीशन। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्लेंटिव के पोजीशन में नहीं है उसके बारे में भी हम स्टेटमेंट देते हैं। कहता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजीशन और पावर ऑफ प्लेंटिव ही शैल जहाँ पे शैल का वर्ड है आपने लाजमी उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, इफ पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन इट इज हुज पोजीशन ऑफ पावर इट इज, कि वो बताएगा, डिफेंडेंट प्लेंटिव बताएगा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास नहीं है ये किसके पास है, ये मेरे पास नहीं है, ये किसके पास है, ये प्लेंटिफ ने बताना है। प्लेंटिफ सपोज के एग्रीमेंट टू सेल है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल उसके पास नहीं है, तो वो प्लेंटिफ बताएगा कि जी वो डॉक्यूमेंट जो है इस वक्त किसके पास है, वो डिफेंडेंट के पास है या वो स्टाम्प फरोश के पास है या वो लॉस्ट हो गया है, कहाँ पे है, किसके पोजीशन में है, वो सारा कुछ उसमें बताएगा। और यही जो होता है, यही इसको आप रूल 15 को ऐड विद करें आप उसके साथ ऐड विद 77 QSO 77 QSO। ठीक है, उसके साथ वो जो नोटिस हम देते हैं ना कि जो ये पोजीशन हमारे पोजीशन में नहीं है, ये डिफेंडेंट के पोजीशन में, ये किसकी पोजीशन में है, तो कोर्ट उनको फिर बुलाती है कि जी आप वो डॉक्यूमेंट पेश प्रोड्यूस करें। अब उनको बुलाती है तो वो उस पर रूल आपका सेक्शन 31 है और 32 है वो CPC का, कि अगर वो उनको बुलाते हैं कि डॉक्यूमेंट लेके आए, अगर नहीं लेके आते कोर्ट उनको वारंट भेज सकती है, वारंट ऑफ अरेस्ट भेज सकती है, उनको अरेस्ट कर सकती है, फाइन लगा सकती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। ये आर्टिकल 16 में भी बताया गया है। ठीक है, तो कोर्ट खुद फिर जिसके पोजेशन में होगा सर कोर्ट। ये 15 के रूल 15 से मेरे क्वेश्चन है। जी मैडम, जी मैडम करें क्वेश्चन। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि वो स्टेट करेगा अपने प्लांट में कि किसके पास है, कौन से डिफेंडेंट के पास है। जहाँ पे डिफेंडेंट एक से ज्यादा हो और आपको ये चीज कंफर्म ना हो कि वो डॉक्यूमेंट किसकी पोजीशन में है, इतने सारे डिफेंडेंट्स में से किसकी पोजीशन में है, तो उस कंडीशन या उस सिचुएशन में फिर क्या होगा, वो क्या स्टेट करेगा? मैडम इसका ना आप अगर पढ़ें वो आपका आर्डर 6 है, रूल 7 है। वो ये बताता है कि जब आपको पता ना हो कि आपका क्लेम किस के पास है। सपोज के मैडम आपको आपके नाम 1 एकड़ ज़मीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड बता रहा है कि आपके नाम 1 एकड़ ज़मीन है। अब आपको नहीं पता कि वो 1 एकड़ ज़मीन खाता नंबर 15 में पड़ा है, खतौनी नंबर ये है, और पता नहीं है कि वो इस वक्त किसके पोजीशन में है, खसरा नंबरान नहीं है, पोजीशन का नहीं पता। तो आर्डर 6 रूल 7 ये कहता है कि जी आपको जिनके ऊपर आपको लगता है कि जी उनके पास पोजीशन में हो सकता है, उन सब को आप डिफेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है, आर्डर 6 रूल ये बताता है। ओके उसी कंटेक्स्ट ओके में सर। इसका भी यही है कि जी आपको जब लगता है कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है मिस्टर ए के पास हो सकता है, बी के पास हो सकता है, सी के पास हो सकता है, डी के पास हो सकता है, ई के, एफ, जी, एच, जिनके पास आपको लगता है वो आपने लिस्ट बना के बता देना है। आपने कोर्ट को बता देना है, आगे कोर्ट की कोर्ट बाउंड है कि वो उनको उनसे बुलवाएगी, उनको कहेगी कि ये ले आए, अगर नहीं लेके आते तो कोर्ट आपको अलाउ करेगी कि आप इसकी सेकेंडरी एविडेंस दे दें। ठीक है ओके सर। जी मैडम, आपने बस उनको कोड को बताना है कि जी फलां फलां पर्सन के पास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता हो।
ठीक है, आ गया जी 16। कहता है सूट ऑन लास्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सूट ऑन लास्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा मैं एक बार देख लूँ कि ऑर्डर 6 रूल 7 ये है ना, ऑर्डर 6 नहीं, ये एक सेकेंड, ये सॉरी मैडम, ऑर्डर 1 रूल 7 है, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 7 के आज जब आपको पता ना हो कि जी आपका क्लेम किसके पास होगा, किस डिफेंडेंट के पास होगा, तो फिर आप जो जो जिनको मर्जी पार्टी बना दें। मैंने आपको बताया था ऑर्डर 6 रूल 7 वो नहीं है, ऑर्डर 1 रूल 7 है, ठीक है। ओके सर। और समटाइम एग्जैक्ट प्रोविजन जेन में नहीं होती, याद नहीं रहती, इतनी बड़े तो हैं। आगे कहते हैं 16 के वेयर द suit is founded on negotiable instrument and it proved that the instrument is lost and indemnity is given by plaintiff to the satisfaction of court against the claim of any other person. Such instrument, the court may pass such decree. It would have been passed in plaintiff had been received instrument. The court, when plaintiff was presented at the same time, delivered copy the instrument to be filed within court. कहता है where plaintiff is founded on